हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर स्टडी चैनल। हम टॉपिक लिए चल रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। अब से पहले तक इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया, हमने शुरू किया था बिल्कुल जीरो लेवल से। हमने अब तक क्या चर्चा कर ली, मैं रिवाइज करवाता हूं आपको। हमने चर्चा की कि हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश। इंग्लिश क्या है? इंग्लिश एक लैंग्वेज है और किसी भी लैंग्वेज में हम सबसे पहले क्या सीखते हैं? उसकी अल्फाबेट सीखते हैं। ठीक है, हम बिल्कुल जीरो से, जहां से हमने इंग्लिश को पहले दिन पढ़ना शुरू किया था वहां से बात करते हैं, वापस रिवाइज करते हैं चीजों को। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या सीखी? अल्फाबेट। अल्फाबेट मतलब वर्णमाला। ठीक है, तो इंग्लिश अल्फाबेट जो है उसमें टोटल कितने लेटर्स हैं हमने क्या पढ़ा? 26 लेटर्स। देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। हमने एक चर्चा ये भी की थी कि ये अल्फाबेट कहलाएगा या अल्फाबेट्स होगा। ठीक है, जिसका निष्कर्ष ये आया था कि ये अल्फाबेट ही कहलाएगा। अल्फाबेट्स का मतलब हो जाता है भाषाएं या अलग अलग भाषाओं की वर्णमालाएं। ठीक है, एक भाषा की एक ही अल्फाबेट होगी, इसलिए इसमें एस लगाना गलत होगा जब तक हम बात कर रहे हैं इंग्लिश अल्फाबेट की, तब तक। तो देयर आर टोटल 26 लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। Among them, there are 5 vowels and 21 consonants. हमने ये पढ़ा था कि 5 क्या होते हैं? वाउल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ और यू। ये 5 वाउल्स हैं और बाकी जो बच गए ये कॉन्सोनेंट साउंड्स होते हैं, 21। ठीक है, ये 5 वाउल्स जो हैं, इनके अलावा 2 हमने पढ़े थे, डब्ल्यू और वाई। ये होते हैं सेमी वाउल्स। इनको अर्ध स्वर या सेमी वाउल्स हम कह सकते हैं, हाफ वाउल्स कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कभी कभार कॉन्सोनेंट होने के अलावा वाउल्स का काम भी करते हैं, इसलिए इनको सेमी वाउल्स कहते हैं। ये चीज हमने पढ़ी। अब वाउल्स का काम क्या होता है? वाउल्स का काम होता है कॉन्सोनेंट के साथ में मिलकर किसी वर्ड की स्पेलिंग बनाना और उसका उच्चारण बनाना। ठीक है, तो ज्यादातर शब्दों में हमें दिखेगा कि इन 5 में से कोई ना कोई एक वाउल जरूर आया होता है। अगर नहीं आया होता तो उसकी स्पेलिंग या तो गड़बड़ होती है या उसका उच्चारण करना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जहां कहीं ये 5 नहीं आते तो 2 जो सेमी वाउल्स हैं उनमें से कोई एक जरूर आता है। ठीक है, हो गई थी बात यहां तक। हमने यहां तक पढ़ा था कि सबसे पहले जैसे हमने ए बी सी सीखा, तो उसके बाद में ये अक्षर हमने सीख लिए, तो नेक्स्ट स्टेप हमने क्या फॉलो की थी? सबसे पहले हमने लेटर्स सीखे थे ये। तो लेटर्स के बाद में लेटर प्लस लेटर मिला तो क्या बना? वर्ड। हमने वर्ड बनाना सीखा, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। तो ये वर्ड्स हमने सीखे। अब जब वर्ड से वर्ड मिलेगा, ठीक है, तो क्या बनेगा? हम बात ये कर रहे थे, तो हमने जाना कि वर्ड से वर्ड मिलेगा तो या तो बनेगी फ्रेज या बनेगा क्लॉज या बनेगा सेंटेंस। आमतौर पर जवाब ये आता है वर्ड से वर्ड मिलते ही सेंटेंस बनेगा। जरूरी नहीं है सेंटेंस ही बन जाए सीधा। सेंटेंस से पहले ये चीजें भी तो बन सकती है, फ्रेज बन के रह सकता है वो, या क्लॉज बन के रह सकता है, या हो सकता है कि पूरा सेंटेंस भी बन जाए। अब हम इनकी बात कर रहे थे कि ये क्या होते हैं, ये फ्रेज क्या है, ये क्या है और ये सेंटेंस क्या है। चर्चा करेंगे आगे। पिछले वीडियो में यहां तक हमने जान लिया था, इससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम बात कर रहे थे फ्रेज की, तो हमने लिखा फ्रेज का हिंदी अर्थ होता है वाक्यांश। ठीक है, वाक्यांश मतलब वाक्य का अंश। ठीक है, वाक्य का अंश मतलब हो गया वाक्य का टुकड़ा। तो वाक्य का कोई भी टुकड़ा, मतलब जैसे किसी वाक्य में 10 शब्द हैं तो उसके हमने 5 टुकड़े किए, उसके 2 टुकड़े किए, वो हम पे डिपेंड करता है हम कितने टुकड़ों में उसको बांट रहे हैं। ठीक है, तो उसका एक एक टुकड़ा जो है वो एक फ्रेज कहला सकता है। हो गई बात क्लियर? अब वाक्य का टुकड़ा हम पहले ये समझते हैं, इस बात को उल्टे तरीके से हम लेके चलते हैं। हम 3 चीजें समझ रहे हैं यहां पे, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस। ठीक है, तो इन 3 चीजों को समझने के लिए मैं क्या करता हूं, उल्टे तरीके से आपको बात को समझाता हूं। कैसे? हम सबसे पहले लेते हैं सेंटेंस। सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है? क्या होता है सेंटेंस?
a group of well arranged and meaningful words that give complete sense is called a sentence. सेंटेंस क्या है कि अ ग्रुप ऑफ वेल अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड मतलब सुव्यवस्थित या सुमेलित, सुमेलित और मीनिंगफुल, मीनिंगफुल का मतलब सार्थक, ठीक है, मतलब हिंदी में कहें तो वाक्य क्या है, सार्थक शब्दों का वह सुमेलित समूह है जिसका कोई निश्चित और पूर्ण अर्थ निकलता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो हम बात करें, जैसे हमने कोई वाक्य लिखा, माय ब्रदर इज अ डॉक्टर। इसमें बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों का समूह यहां पे लिखा हुआ है, समूह के रूप में ये शब्द लिखे हुए। जितने भी शब्द हैं हमें क्या क्या चीज देखनी है, एक ग्रुप है, ग्रुप है, बहुत सारे शब्द मिल रहे हैं यहां पे, तो एक ग्रुप हो गया। ठीक है, वेल अरेंज्ड, वेल अरेंज्ड का मतलब हो गया कि जहां सब्जेक्ट आना चाहिए वहां पे सब्जेक्ट आए, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब आनी चाहिए वहां पे वर्ब आए, जहां पे उसका कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, एडजेक्टिव आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, वहां पे ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पे वेल अरेंज्ड भी है, मतलब अगर इसको हम ऐसे लिख देते, इज ब्रदर डॉक्टर माई, ठीक है, अगर इनको आगे पीछे हम कर देते तो ये वेल अरेंज नहीं रहते, उस स्थिति में इसका कोई अर्थ भी नहीं निकलता, ये वाक्य नहीं कहलाता। हो गई बात क्लियर? यहां पर ये वेल अरेंज्ड भी है। आगे बात करते हैं मीनिंगफुल वर्ड्स, मीनिंगफुल वर्ड्स मतलब ये जितने भी वर्ड्स आए हैं ये सारे के सारे मीनिंगफुल होने चाहिए, इनमें से कोई भी शब्द ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। हमने कुछ भी लिख दिया ऐसे, है ना भाई, कोई भी शब्द लिख दिया ऐसे, ठीक है, जो शब्द ही नहीं होता है, मान लो ऐसा कोई शब्द लिख दिया और वो यहां पे हमने जोड़ दिया, ठीक है, उससे कोई अर्थ नहीं निकलेगा, इसीलिए वो वाक्य नहीं बनेगा। ठीक है, दैट गिव कंप्लीट सेंस, ये सारी चीजें मिलकर कंप्लीट सेंस देती हो, ठीक है, ये ग्रुप मिलकर कंप्लीट सेंस निकल रहा हो इसका, ठीक है, पूरा अर्थ निकल रहा हो, बात पूरी समझ में आ रही हो, तो वो वाक्य कहलाता है। तो इसका पूरा अर्थ भी निकल रहा है, क्या निकल रहा है, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, मेरा भाई एक डॉक्टर है, बात पूरी समझ में आ रही है इसको पढ़कर, इसका मतलब ये सेंटेंस है, ये वाक्य है। ये भी क्लियर हो गया? आगे बात करते हैं। अब इस वाक्य का, वाक्य के अंदर सेंटेंस क्या है ये तो हमने पढ़ लिया, और ये सेंटेंस का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं क्लॉज और फ्रेज की। मैंने कहा उल्टे तरीके से हम पढ़ रहे हैं तो हो सकता है आपके ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आए। देखो, एक और एग्जाम्पल लिखता हूं मैं यहां पे, ये मान लो एक सेंटेंस हो गया। ठीक है, माय ब्रदर हु लिव्स इन जयपुर इज ए डॉक्टर। अब देखो, इसमें ये यहां से जुड़ा हुआ है, ठीक है, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर हु लिव्स इन जयपुर, ये दो अलग अलग वाक्य होते हैं। जैसे हम इनको ये कहते हैं कि ये वाक्य ऐसे होते हैं, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर ही लिव्स इन जयपुर। ठीक है, हमने क्या किया, इन दो अलग अलग वाक्यों को जोड़ दिया, दो अलग अलग भागों को जोड़ दिया और एक वाक्य बना दिया। तो वो जो दो अलग अलग भाग हैं, ठीक है, वो भाग अपना अपना अलग अलग अर्थ दे रहे थे, अगर पूरा अर्थ दे रहे थे तो वो अलग अलग दो वाक्य कहलाएंगे। अगर उनमें से एक का अर्थ दूसरे पर डिपेंड है, जैसा कि इसमें है, ठीक है, माय ब्रदर हु लिव्स इन जयपुर इज ए डॉक्टर, समझ गए, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, ये तो समझ में आ गया सीधा सीधा। लेकिन हु लिव्स इन जयपुर, अगर हम इसकी बात करें तो ये
वाक्य का अर्थ अधूरा रहेगा, इसका अर्थ अधूरा रहेगा इस भाग का, इसीलिए ये पूर्ण वाक्य नहीं है, बल्कि ये क्या है, वाक्य का भाग है, या इसको हम कह सकते हैं उपवाक्य है, और इसको हम इंग्लिश में कह देंगे क्लॉज। तो क्लॉज क्या है, देखो सेंटेंस में और क्लॉज में फर्क क्या हुआ। सेंटेंस में अपना सब्जेक्ट होता है और अपनी अलग स्वतंत्र वर्ब भी होती है, ठीक है, और इसकी मुख्य बात यह होती है कि ये कंप्लीट सेंस देता है। क्लॉज में क्या है, क्लॉज में भी सब्जेक्ट होता है, वर्ब भी होती है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस नहीं देता, इनकंप्लीट सेंस देता है। समझ गए बात को। तो यही बात है, मुख्य फर्क जो है इनमें यही है कि सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में होना जरूरी है, एक क्लॉज में भी, सेंटेंस में भी और क्लॉज में भी, दोनों में सब्जेक्ट और वर्ब का होना तो अति आवश्यक है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों में से कोई भी चीज नहीं है, एक भी चीज नहीं है, तो वो सेंटेंस भी नहीं हो सकता, वो क्लॉज भी नहीं हो सकता। एक चीज तो ये क्लियर करो। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि सब्जेक्ट अंडरस्टूड रहता है, ठीक है, कई बार सब्जेक्ट को अंडरस्टूड रख दिया जाता है, तो हमें लगता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट है नहीं, जबकि वो वास्तव में सब्जेक्ट होता है, उसको गौण रखा जाता है, छुपा हुआ रखा जाता है, उसको केवल समझा जाता है, जरूरत नहीं समझी जाती उसको लिखने की या बताने की। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि वहां पे सब्जेक्ट है नहीं, उसको हम वहां पे समझते हैं केवल। तो उस स्थिति में आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे क्लॉज नहीं बना, ये सब्जेक्ट है ही नहीं, वो सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, हम चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं, चाहे तो उसको हटा के भी हम वाक्य यूज कर सकते हैं। हो गई बात। तो दोनों में सब्जेक्ट भी होना चाहिए, वर्ब भी होनी चाहिए। अब दोनों में फर्क क्या है, ये कंप्लीट सेंस देगा और ये इनकम्प्लीट सेंस देगा, ठीक है, ये सेंस पूरा नहीं दे पाता, इसीलिए इसको क्लॉज कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, हम आते हैं फ्रेज पर। फ्रेज क्या है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वाक्य का वो भाग, ये भी वाक्य का भाग ही होता है, लेकिन इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों शामिल होती है, जिसमें सब्जेक्ट वर्ब दोनों में से एक भी चीज नहीं हो। मान लो वर्ब है, सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट है, वर्ब नहीं है, ठीक है, दोनों में से एक भी चीज जिसमें नहीं हो, वो सेंटेंस और क्लॉज तो रहा नहीं, तो वो क्या बन गया, वो हो गई फ्रेज। फ्रेज वो होगी जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, या वर्ब नहीं होती, या दोनों ही नहीं होते, ठीक है, वर्ब नहीं होती मतलब सब्जेक्ट की भी जरूरत नहीं है, यहां पे वर्ब की भी जरूरत नहीं है, हो सकता है दोनों में से कोई एक, दोनों हो गए तब तो वो फ्रेज नहीं रही, वो क्लॉज बन गया, लेकिन दोनों में से कोई एक हो भी सकता है और नहीं भी, इन दोनों में से कोई सा भी नहीं हो तो भी फ्रेज हो सकती है, इन दोनों में से कोई एक हो तो भी फ्रेज हो सकती है, ये दोनों आ जाए तो फिर फ्रेज नहीं रहेगी, वो क्लॉज बन जाएगा, या फिर वो सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। हो गई क्लियर। और बात रही पूर्ण अर्थ की, तो वो तो इसमें वैसे ही नहीं होगा। मतलब हम तीन चीजें समझ रहे हैं यहां पे, क्या तीन चीजें, फ्रेज, क्लॉज और सेंटेंस में क्या फर्क है, हम ये समझ रहे हैं। देखो दोबारा बात करते हैं। सेंटेंस वो है जिसमें शब्दों का समूह हो, सार्थक शब्दों का सुमेलित समूह हो और उसका पूरा अर्थ निकलता हो, तो उन शब्दों में सब्जेक्ट होना अनिवार्य है, वर्ब का होना भी अनिवार्य है। मतलब सेंटेंस के लिए ये तीन चीजें एसेंशियल है, सब्जेक्ट, वर्ब प्लस कंप्लीट सेंस, ठीक है। क्लॉज के लिए दो चीजें एसेंशियल है, सब्जेक्ट, वर्ब, कंप्लीट सेंस जरूरी नहीं है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि एक सेंटेंस के दो क्लॉज होते हैं, तो उन क्लॉजेज में से एक कंप्लीट सेंस दे रहा है लेकिन दूसरा उस पर डिपेंड है, वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, ठीक है, तो दोनों ही क्लॉजेज वहां पे उसके दो क्लॉज कहलाएंगे, वो समझ के बात को। तो इसमें क्या होता है, ये पूर्ण वाक्य तब तक नहीं है जब जैसे मान लो कि इस वाक्य की हम बात करें, मैं जो कह रहा हूं आप उस बात को समझिए। जैसे इस वाक्य की हम बात करें तो यहां पे देखिए, माई ब्रदर इज ए डॉक्टर, इसको हमने अलग से लिखा तो ये एक सेंटेंस था, क्योंकि ये पूरा अर्थ दे रहा था। हो गई बात। अब इसी को जब हम इसके साथ जोड़कर लिख रहे हैं तो ये सेंटेंस पूरा कहां हुआ, यहां से यहां तक ये सेंटेंस हो गया पूरा। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, माय ब्रदर इज ए डॉक्टर, या इसकी बात करें हु लिव्स इन जयपुर, तो ये दो अलग अलग क्लॉजेज हो गए। अब इसमें ये पूरा अर्थ दे रहा था,
जब ये अलग से दे रहा था तो ये वाक्य था, लेकिन यहां पर ये भी पूरा अर्थ देते हुए भी इसका एक भाग हो गया, ठीक है, इसलिए ये क्या कहलाएगा, उपवाक्य कहलाएगा या वाक्य का भाग कहलाएगा या क्लॉज कहलाएगा। तो सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट सेंस इज इक्वल टू सेंटेंस। क्लॉज सब्जेक्ट वर्ब बट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट गिव कंप्लीट सेंस, ठीक है। फ्रेज, इसमें न तो सब्जेक्ट जरूरी होता है न ही वर्ब जरूरी होती है, दोनों में से कोई सा एक आ भी सकता है, दोनों आ जाए तब तो फ्रेज वो रहेगी नहीं, लेकिन दोनों में से एक तक आ सकता है और नहीं भी आए तो भी वो फ्रेज हो सकती है, ठीक है। अब इस वाक्य में हम समझते हैं, देखिए सेंटेंस कब बोला जाएगा, ये यहां से लेकर यहां तक कंप्लीट सेंस देगा ये पूरा मिलके, तो इसको हम कहेंगे सेंटेंस, ये यहां तक एक सेंटेंस है। ये क्लॉज कब बोला जाएगा, हम बात करें यहां से लेकर यहां तक की, ये एक क्लॉज हो गया इसका, दूसरा क्लॉज ये जुड़ा हुआ है इसमें, ये दूसरा क्लॉज हो गया, ठीक है। तो क्लॉज भी समझ गए। अब देखो सेंटेंस में सब्जेक्ट है माय ब्रदर, ठीक है, वर्ब है, एक और सब्जेक्ट है, वर्ब भी है, ठीक है। अब क्लॉज में, क्लॉज को अलग अलग देखें तो देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है, यहां सब्जेक्ट है यहां वर्ब है। ऊपर के सेंटेंस में देखो सब्जेक्ट है, वर्ब है और कंप्लीट सेंस भी है, ठीक है। यहां पे सब्जेक्ट्स हैं, वर्ब्स हैं, एक से ज्यादा तो हो ही सकते हैं, एक होना चाहिए कम से कम, सब्जेक्ट्स हैं, वर्ब्स हैं और सेंस भी कंप्लीट आ रहा है, तो ये सेंटेंस। जब हम बात करें इसकी, हु लिव्स इन जयपुर, जो जयपुर में रहता है, भाई जो कौन, जब तक हम इसको इसके साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक पूरा अर्थ नहीं आएगा, इसलिए ये सेंटेंस नहीं है, ये इतना पार्ट ये सेंटेंस नहीं कहलाया जा सकता, ठीक है। ये यहां पर एक क्लोज कहलाएगा, क्यों, इसमें सब्जेक्ट है, वर्ब है, लेकिन अर्थ पूर्ण नहीं है, इसलिए ये क्लॉज हो गया। अब बात करें फ्रेज की। फ्रेज क्या है, फ्रेज तो वाक्य का कोई भी अंश, कोई भी टुकड़ा एक फ्रेज हो सकता है, जैसे माय ब्रदर, ये इतना टुकड़ा हमने लिया, ये एक फ्रेज हो गया, समझ गए। ऐसे ये मान लो इज, इसको लिया हमने, ये एक फ्रेज हो गया, ये वर्ब का काम कर रही है इसलिए ये वर्ब फ्रेज हो जाएगी, ये नाउन का काम कर रहा है इसलिए ये नाउन फ्रेज हो जाएगी। अब फ्रेजेस के अलग अलग टाइप जो है अलग से मैं वीडियो डालूंगा, उसके अंदर फ्रेज पूरा मतलब विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा, वो उनके लिए काम की है जो एडवांस लेवल की कोई तैयारी कर रहे हैं या एडवांस लेवल की इंग्लिश जो पढ़ना चाह रहे हैं, ठीक है। बेसिक लेवल के हिसाब से आप इतना ही समझो कि फ्रेज क्या होती है, वाक्य का टुकड़ा होता है, ये टुकड़ा हो गया या ये एक टुकड़ा हो गया, ठीक है, ये एक टुकड़ा हो गया, ये सारे क्या है, ये फ्रेजेज हैं। इसमें हम 2 फ्रेज बना सकते हैं, 3 बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं, जितने शब्द हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। क्लोज क्या होता है, क्लोज में सब्जेक्ट और वर्ब होता है लेकिन पूरा अर्थ नहीं देता है, तो ये क्लोज कहलाता है। जब सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर पूरा अर्थ देने लग जाए तो वो सेंटेंस हो जाता है। हो गई बात क्लियर, आगे बढ़े। अब अगर आप सेंटेंस को समझ गए तो ये मान के चलो कि आप आधी इंग्लिश जानने लग गए, ग्रामर की आधी बात आप जानने लग गए। अगर आपको ये पता चल गया कि भाई सेंटेंस में ये फ्रेज है, ये क्लॉज है और ये सेंटेंस है, और इस तरह से उसको अरेंज करना, आगे की बात केवल इतनी जाननी है। क्या है, देखो हम सेंटेंस बनाना सीखेंगे, तो यहां पे हमने लिखा हुआ पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों लिखा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था। स्पीच किस लिए, कि हम एक्चुअली सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनकी बात करेंगे इसमें बेसिकली, क्योंकि जनरली ये देखा जाता है कि कोई भी लैंग्वेज जो है उसकी कोई बात कही जाती है तो वो वाक्यों में कही जाती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो हमेशा पूर्ण वाक्य ही हो जो कहा जा रहा है। वो कई बार फ्रेज भी हो सकती है, कई बार क्लोज भी हो सकता है और कई बार वो सेंटेंस के रूप में भी आ सकता है। तो इस स्पीच का मतलब फ्रेज, क्लोज एंड सेंटेंस, ये तीनों चीजें मिलाकर ये स्पीच शब्द बना हुआ। ये मानो आप, मतलब कहीं पर भी हम यूज करेंगे, कोई बात हम कहेंगे तो उस बात के अंतर्गत वो अगर सेंटेंस में कही गई तो उस सेंटेंस में कौन कौन से पार्ट्स यूज हुए हैं, अगर वो क्लॉज के रूप में है तो उसमें कौन कौन से पार्ट्स आए, या वो फ्रेज के रूप में है तो उसमें जो शब्द आए हैं वो शब्द वहां पर कौन सा पार्ट है, उसका क्या नाम है, उसका क्या रोल है, वो चीज हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में, ठीक है। अब मैं आपको बीच में थोड़ा सा टाइम लूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, आप इससे पहले मेरे कोई वीडियोस नहीं देखे आपने, तो आप इससे पिछला वीडियो थोड़ा सा देखिएगा
और इसके बाद वाले वीडियोस, कम से कम पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियोस अगर आप रेगुलर देखते हो, मेरी गारंटी है कि आप आधी इंग्लिश की ग्रामर जो है डेफिनेटली क्लियर कर लोगे। मतलब 60% काम हो गया अगर आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ लिए तो 60% ग्रामर आ गई, ये मान के चलो, ठीक है। और ये मेरी गारंटी है कि जो कोई टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली वो आपके समझ में आएगा। अगर आप एक बार में जल्दबाजी में वीडियो को देख रहे हैं, मैं क्योंकि यहां पे थोड़ी सी स्पीड ज्यादा रखता हूं, आम जो क्लास होती है उस क्लासरूम के तुलना में अगर हम देखें तो यहाँ की स्पीड थोड़ी सी ज्यादा रहती है पढ़ाने की, क्योंकि मैं एक सेकंड भी बात करके जो है या जोक सुनाकर आपको जो है टाइम पास यहाँ पे नहीं करना चाहता, ठीक है। तो आप क्या करिएगा, वीडियोस को वापस 2 बार 3 बार, जब तक कोई चीज आपके अधूरी समझ में आती है तब तक उसको फिर से आप रिमाइंड करने के लिए चीजों को एक बार फिर से देखते रहिएगा। निश्चित रूप से आपके ये टॉपिक जो है डेफिनेटली समझ में आएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच एक बात और कहना चाहूंगा मैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच जिन एग्जाम्स में सीधे तौर पर सिलेबस का हिस्सा है उनमें तो आपके काम आएंगे ही आएंगे। सीधे तौर पर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कोई भी नाउन दे दिया, उस नाउन का मान लो कि या तो उसका सिंगुलर प्लूरल पूछ लिया, या एरर फाइंडिंग में मान लो नाउन के साथ में वहां पे एडजेक्टिव आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए, आर्टिकल का यूज होना चाहिए, सीधे तौर पर जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो है ही। जिन एग्जाम्स में आप ये देखते हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच तो अपने सिलेबस में है ही नहीं, आप मान लो इंग्लिश का कोई पेपर दे रहे हो, उसके सिलेबस को आप देखो कि यहाँ तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ही नहीं हमारे सिलेबस में, इसको हमें पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता दूं, बगैर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े आप ग्रामर के बाकी टॉपिक्स पूरी तरह से क्लियर नहीं कर पाओगे। जब तक आपको पता नहीं है कि ये सब्जेक्ट जो है ये नाउन है, प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है, ये वर्ब है यहाँ पे, तब तक आप पूरी तरह से न तो टेंसेस को समझ पाओगे, न आप एक्टिव पैसिव को समझ पाओगे। बाकी भी टॉपिक्स की हम बात कर ले तो आधे अधूरे आप जरूर समझ सकते हो, पूरी तरह से मतलब कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर नहीं है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच बिल्कुल इजी है इनको समझना। शर्त इतनी है कि आप रेगुलर वीडियोस को देखो, रेगुलर उनसे जुड़े रहो, निश्चित तौर पे ये समझ में आएंगे, ठीक है। बात करें आगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, तो कोई भी सेंटेंस, कोई फ्रेज या क्लॉज, उसके जो अलग अलग वर्ड्स हैं, उन वर्ड्स को जब हम पार्ट्स में देखें अलग अलग, तो उन पार्ट्स को हम क्या नाम दे सकते हैं, वो पार्ट वहां पे क्या रोल प्ले कर रहा है, उसको हम पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में। अब बात करें कितने होते हैं, तो यहां पे मैं आपको आज के वीडियो में ये केवल लिख के बता रहा हूं, इनका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको केवल, ये कितने होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एक एक करके हम इनको विस्तार से पढ़ना शुरू करेंगे। देखिए क्या है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ये 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। कुछ ग्रामेरियन जो अंतिम है 8वां इंटरजेक्शन, इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं मानते। कुछ ग्रामेरियन का ये कहना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच साथ ही माने जाएंगे, ठीक है। वो क्यों नहीं मानते, इंटरजेक्शन जब मैं पढ़ाऊंगा उस समय आपको क्लियर करूंगा कि वो क्यों नहीं मानते। उनके अकॉर्डिंग इंटरजेक्शन जो है उसका कोई अपना निश्चित अर्थ नहीं होता है, और जिस शब्द का अर्थ नहीं होता है ग्रामेटिकल टर्म में अगर हम देखें तो उसका वहां पे ग्रामर के हिसाब से कोई अस्तित्व नहीं है, और जिसका अस्तित्व नहीं है वो किसी सेंटेंस का पार्ट जो है ग्रामेटिकल हिसाब से नहीं हो सकता। तो कुछ ग्रामरियन का ये मानना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच 7 ही होते हैं, लेकिन ट्रेडिशनल ग्रामर अगर हम पढ़ें तो उसके अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं। ये क्या है, नाउन आप समझते हो, हिंदी के अकॉर्डिंग अगर हम इजी वे में समझे तो संज्ञा। ये प्रोनाउन होता है सर्वनाम, ठीक है। संज्ञा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का नाम, है ना, नेमिंग वर्ड। नाउन इज ए नेमिंग वर्ड, सीधे शब्दों में समझो, बाकी आप आगे हम क्लियर करेंगे इसको। एडजेक्टिव क्या है, ये विशेषण है, ठीक है। क्या करता है ये, किसी नाउन या प्रोनाउन की उसको मॉडिफाई करने, उसको क्वालिफाई करने, उसकी विशेषता बताने के लिए काम में आता है। वर्ब क्या है, क्रिया है, ठीक है, ये आप समझते हो। एडवर्ब क्या है, ये क्रिया विशेषण है। अब क्रिया विशेषण शब्द का मतलब हम आमतौर पर यह समझते हैं कि ये क्रिया की विशेषता बताता है,
लेकिन ये बात आधी अधूरी सही है। क्रिया की विशेषता तो ये बताता है, लेकिन केवल इतना ही काम नहीं है इसका। क्रिया विशेषण का काम इससे कहीं ज्यादा है। क्रिया विशेषण क्रिया की भी विशेषता बताता है, क्रिया के अलावा भी बाकी चीजों की, जैसे नाउन की, प्रोनाउन की, इनकी विशेषता तो बताता है। एडजेक्टिव, इनको छोड़कर बाकी जो पार्ट्स आ गए, हम बात करें वर्ब की विशेषता ये बताता है, अन्य एडवर्ब की बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, किसी प्रीपोजिशन की विशेषता बताने के लिए काम में आ सकता है, ये सेंटेंस की विशेषता बताने के लिए काम में आ सकता है। तो ये हम आगे क्लियर करेंगे। क्रिया विशेषण क्रिया के अलावा और किन किन चीजों की विशेषता बता सकता है। प्रीपोजिशन, ठीक है, ये क्या है, इसको हम नाम दे सकते हैं स्थिति सूचक, ठीक है। प्रीपोजिशन, पोजीशन मतलब स्थिति, ठीक है। तो किसी एक नाउन की दूसरी नाउन प्रोनाउन के साथ में स्थिति क्या है उसको स्पष्ट करने के लिए ये शब्द काम में आते हैं। कंजक्शन है योजक शब्द, ठीक है, संयोजक शब्द इनको हम कह सकते हैं, ठीक है। इंटरजेक्शन होते हैं विस्मयादि बोधक, विस्मय आदि बोधक, विस्मय आदि का बोध कराने वाले शब्द, ठीक है। तो ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। हम अगली क्लासेस में एक एक करके विस्तार से इनको पढ़ेंगे, ठीक है। आज तक की क्लास में इतना ही, लेकिन ध्यान रखिएगा नेक्स्ट क्लासेज आप रेगुलर देखते रहिएगा। बड़ा ही आसान है, केवल आपको 25 मिनट 30 मिनट का वीडियो देखते रहना है। और अगर आपने इतना टाइम दे दिया रेगुलर पूरे वीडियो को अगर आप देखते हैं हर एक वीडियो को, तो निश्चित रूप से गारंटीड बात है कि आप ये चीजें आराम से क्लियर कर लेंगे। इतना ईजी है इनको क्लियर करना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।